सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएस जी के वंस अगेन। तो इकोनॉमिक्स के क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। ओके, हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे थे और पूरा का पूरा स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, वन डे एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। चाहे वो एसएससी हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ते आ रहे थे। आज जो हम लोग वीडियो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है इकोनॉमिक्स के लिए। इंडियन इकोनॉमी के लिए तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हर वो चीज़, हर वो डेटा पढ़ लेते हैं हम लोग जो ज़्यादातर करके ज़रूरत होता है और जिससे क्वेश्चंस भी एकदम होलसेल रेट में बनता है। ओके, तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज का चैप्टर, जो कि है नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग। ओके, चलिए ऑलरेडी स्लाइड्स बना हुआ है, ठीक है ना। सबको हम बना के रखें अच्छे से, ताकि आपको समझाने में हमको ज़्यादा परेशानी ना हो और आपको भी एक अच्छा खासा, राइटिंग थोड़ा बहुत ख़राब लगता होगा मेरा, तो हम सोचे कि चलो भाई ऐसे कर देते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम के बारे में जितना भी कॉन्सेप्ट होगा वो हम लोग समझेंगे एकदम सिंपल लेमन लैंग्वेजेस में, जो हम लोग के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही है ना, उतना ही पढ़ना है। हम लोग को पीएचडी नहीं करना है, हम लोग को एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। फिर जब क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा और सबको हम लिंक करके बताएंगे। PYQs ये वगैरह का टेंशन मत लीजिए, वो भी पूरा का पूरा कवर होगा। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो वो हो जाएगा, ठीक है। बीपीएससी का भी मतलब एग्जाम्स होगा, मान लीजिए 2 महीना 3 महीना जो भी होगा, तो बीपीएससी के लिए भी हम पूरा का पूरा नेशनल इनकम, पूरा का पूरा नेशनल इनकम क्या, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ा देंगे। ऑलरेडी एक तरफ ये चल रहा है और वन साइडेड में आपको मिल जाएगा हमारा केमिस्ट्री का क्लास भी चल रहा है, वहाँ भी आप जाकर देखिए, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम क्या है? तो नेशनल इनकम से सारा रिलेटेड की कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। नेशनल इनकम, NI, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, होता क्या है? द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। किसी फाइनेंशियल ईयर में, जैसे अगर मान लीजिए अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी चल रहा है 2025-26, तो इस फाइनेंशियल ईयर में टोटल गुड्स जो होगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, जो कंट्री के बॉर्डर के अंदर, मान लीजिए कंट्री है, इसके बॉर्डर के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट हुआ है, जो भी बना है, प्रोड्यूस्ड हुआ है, वो सारा का सारा कैलकुलेशन उसमें आ जाता है, टोटल वैल्यू हो जाता है। क्लियर है? दैट इज द नेशनल इनकम, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर, कंट्री के अंदर ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। किसी भी कंट्री के लिए यही चीज़ होता है, किसी फाइनेंशियल ईयर में पूरा का पूरा फाइनल गुड्स और सर्विसेज का पूरा का पूरा इसमें एडअप हो जाता है, टोटल वैल्यू निकल के आ जाता है, ठीक है। अब इट इज़ अ की इंडिकेटर ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमिक हेल्थ एंड ग्रोथ। अब ये जो इंडिकेटर जो है ना, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे वो इसका इकोनॉमिक हेल्थ बता दे, चाहे वो उसका ग्रोथ बता दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंट्री के लिए। सिर्फ इंडिया का बात नहीं किया जा रहा है, ये किसी भी कंट्री के लिए बात किया जा रहा है। नेशनल इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्रीज, ठीक है। ऑलवेज वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब इसको जो हम लोग कैलकुलेट जो करते हैं वो मनी में निकाल कर लेकर आते हैं कि नेशनल इनकम कितना है, पूरा का पूरा नेशन का इनकम क्या है, पूरा का पूरा नेशन, पूरा का पूरा कंट्री कितना कमा रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, हिस्टोरिकल टाइमलाइन ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में भी घुसते हैं ना, क्योंकि देखिए कुछ भी जानना है तो उसके पीछे का कुछ तो जानना पड़ेगा ना, कि हिस्ट्री में आखिर कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। तो पहला अटेम्प्ट लिया गया था इस नेशनल इनकम को बनाने के लिए, चाहे कैलकुलेट करने के लिए, पहला अटेम्प्ट क्या था, उसके मतलब करता धरता कौन थे भाई? दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये सब भी क्वेश्चंस पूछा जाता है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, कौन थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, किनको कहा जाता है, ये सब सारा चीज़। ये ईयर था 1868, मतलब 1868 में दादा भाई नौरोजी पहला अटेम्प्ट लेते हैं किस चीज़ को फाइंड करने के लिए? नेशनल इनकम को फाइंड करने के लिए। तो नेशनल इनकम को फाइंड करने के लिए वो बहुत सारा क्राइटेरिया, बहुत सारा चीज़ रखे हैं, जो कि हम लोग देख लेते हैं। अब वो ना एक बुक बनाए और जिसमें मतलब बुक बनाए, बुक लिखे, चाहे बुक जर्नल जो भी हुआ,
पॉवर्टी एंड यूएन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड यूएन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया एक तरीके का बुक बना, एक तरीके का बुक बोल लीजिए, इसको जर्नल बोल लीजिए, है ना, जर्नल बोल लीजिए, ये सब सारा पब्लिश किया गया और उसी में ये सब सारा चीज़ बताया गया, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग को ये पता भी चला है। उस समय का एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम क्या होगा। पर कैपिटा इनकम आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये आगे डिटेल में डिस्कस किया होगा, उसके लिए आपको सोचना नहीं है। पर कैपिटा इनकम कितना था भाई, तो ₹20। हम मोटा मोटी तौर पर ये समझा देते हैं कि किसी एक इंडिविजुअल का कितना इनकम है ना। पर कैपिटा इनकम ₹20 था उस समय, है ना, ₹20। वेरी अर्ली एस्टिमेट था, बहुत जल्दी ये बता दिया गया था, हाईलाइटिंग कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस। और इसमें ये हाईलाइट किया गया था कि कॉलोनाइजेशन जो हुआ ना, उसके वजह से इतना ज़्यादा कम आया है पर कैपिटा इनकम। तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट डेटा तो नहीं है, बट हाँ जानने का है कि पहला अटेम्प्ट ऐसा ऐसा हुआ था और ये कौन किया था भाई, दादा भाई नेहरू, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ₹20 था, पहला एस्टिमेट 1868 था, बुक का नाम क्या था, पॉवर्टी एंड यूएन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये सब सारा डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट में आते हैं, चलिए। तो सेकंड सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट, अब भाई अरे भाई तो पहला हुआ है तो दूसरा भी तो होगा ना, पहला में कुछ डेटा ही नहीं मिला तो सेकंड भी तो होगा। तो सेकंड में क्या हुआ भाई, तो उसके पायनियर, उसके कर्ता धर्ता बना कौन बने, डॉक्टर विजेंद्र कस्तूरी रंगावरदराजा राव। नाम भी देख लीजिए, एकदम धमाल मूवी वाला है ना, नाम उसी टाइप का, डॉक्टर विजेंद्र कस्तूरी रंगावरदराजा राव। ठीक है, ये नाम याद में रखिएगा, VKRV राव, VKRV राव, VKRV राव। ठीक है, डॉक्टर विजेंद्र कस्तूरी रंगावरदराजा राव। अब ये मेथड क्या यूज़ किए, ही यूज द साइंटिफिक अप्रोच टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ये कुछ साइंटिफिक अप्रोच यूज़ किए, कैलकुलेशंस का कुछ अलग अलग मेथड था, वो सबको सम अप करके उसको अप्रोच करने का कोशिश किया। और ये पीरियड कब था, 1925 to 29, 25 से 29 के बीच में ये सब सारा चीज़ चला। ठीक है ना, जिसमें सेकंड अटेम्प्ट हुआ किस चीज़ का, तो नेशनल इनकम फाइंड करने का। एस्टिमेशन क्या निकला, पर कैपिटा इनकम भाई। तो पर कैपिटा इनकम, अब देखो ये नेशनल इनकम में पर कैपिटा इनकम क्यों आ रहा है, ये आपको समझना चाहिए। नेशनल इनकम कहने का मतलब क्या हो गया कि एक कंट्री कितना इनकम कर रहा है, तो एक कंट्री में पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन में पर कैपिटा इनकम यानी कि हर एक इंडिविजुअल का इनकम अगर पता चल जाए तो आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो वही चीज़ बताया जा रहा है। पिछले टाइम में ₹20 था और इसमें पर कैपिटा इनकम कितना बताया गया, ₹76। अब मोर रिफाइंड एंड साइंटिफिक एस्टिमेट, थोड़ा सा और रिफाइन हुआ, थोड़ा सा और अच्छा से आया, क्योंकि पिछले टाइम में 20 आया था ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जल्दीबाजी में आ गया था, जल्दीबाजी में डेटा मिल गया था। ठीक है, ये आ गया आपको मोर रिफाइंड फॉर्म में साइंटिफिक एस्टिमेट के साथ। तो ये सेकेंड अटेम्प्ट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट में आते हैं ऑफिशियल बॉडी कौन था भाई। ऑफिशियल बॉडी कहने का मतलब ये सब जो काम हो रहा था उसका काम करता धरता कौन था, टोटल का टोटल, जिम्मेवारी किसके हाथ में था। ऐसा थोड़ी कि एक बंदा उठेगा और बोलेगा हम नेशनल इनकम अकाउंट मतलब काउंट करके बैठ गए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो कमेटी हुआ, कमेटी कौन बना भाई, तो नेशनल इनकम कमेटी, नेशनल इनकम कमेटी बनाया गया था। चेयरपर्सन कौन थे, चेयरपर्सन मतलब हेड बोल सकते हैं, डॉक्टर PC मेहलनोबिस। ठीक है ना, PC मेहलनोबिस, नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। इंडियन स्टैटिस्टिक्स के इनको फादर कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखिएगा। नाम भी ध्यान में रखना होगा, डॉक्टर PC मेहलनोबिस। ठीक है ना, मेहलनोबिस, वाह अच्छा नाम है, चलो ठीक है, डॉक्टर PC मेहलनोबिस। फॉर्मेशन कब हुआ, दैट इज अपॉइंटेड इन 1951। फॉर्मेशन हुआ नेशनल इनकम कमेटी और उनको 1951 में अपॉइंट कर दिया गया चेयरपर्सन के फॉर्म में। रिपोर्ट्स, इनका रिपोर्ट्स क्या क्या था, एक सेकेंड रुक जाइएगा। हाँ, रिपोर्ट्स क्या था, गिव इट्स फर्स्ट रिपोर्ट। पहला रिपोर्ट 1951 में दिए और दूसरा रिपोर्ट 1954 में दिए। मतलब पहला रिपोर्ट देने के बाद 3 साल तक वेट किए और उसके बाद जाकर 1954 में दूसरा रिपोर्ट दिए हैं। यानी कि ये आज़ादी के बाद का रिपोर्ट है, 1951 और 1954। ये ऑफिशियल बॉडी कौन था, नेशनल इनकम कमेटी। नेशनल इनकम कमेटी ध्यान में रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, अपॉइंटेड 1951 में और पहला रिपोर्ट 1951 में दिए और दूसरा रिपोर्ट 1954 में दी। एस्टिमेटेड नेशनल इनकम क्या निकाला गया था, अब आते टोटल नेशनल इनकम पर। अब पर कैपिटा पर नहीं था, ठीक है, नेशनल इनकम पहले आया उसके बाद पर कैपिटा पर आया। तो नेशनल इनकम निकल के आया 1948-49 में 8650 करोड़। ठीक है, 8650 करोड़, 48-49 के टाइम का 8650 करोड़ था, जो कि आज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा होता है। आज के हिसाब से पता नहीं कितना होगा।
एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम निकाला गया, तो 1948 और 49 में 246.50। तो पहला बार 20 निकला, दूसरे बार 76 निकला, और तीसरे बार में जब ये सारा कमेटी बन गया, सब कुछ अच्छा से हो गया, तो 246.50 निकल के आया। और नेशनल इनकम कितना निकल कर आया था 1948-49 फाइनेंशियल ईयर का? 8,650 करोड़ रुपीज़। तो ये ध्यान में रखना होगा, है ना, वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक टर्म्स यूज इन नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग। अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे निकाला जाता है, ऐसा एस्टिमेशन हुआ, स्टार्टिंग था। अब जो बेसिक टर्म है हम लोग को कि नेशनल इनकम और अकाउंटिंग करने के लिए क्या बेसिक टर्म हम लोग को जानना जरूरी होता है, वो इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं। पहला आता है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स जैसा कि हम बात भी किए थे, फाइनल गुड्स और सर्विसेज। तो फाइनल गुड्स क्या होता है? तो गुड्स मीन फॉर फाइनल यूज एंड नॉट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्या? फाइनल यूज कितना हुआ, जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ अ कार परचेज बाय ए कंज्यूमर फॉर पर्सनल यूज, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा किस में? फाइनल गुड्स में। ये नहीं कि हम लोग उसमें गाड़ी में स्पीकर लगा रहे हैं तो वो आ जाएगा, गाड़ी में हम पंखा लगा रहे हैं तो वो आ जाएगा, गाड़ी में एसी लगा रहे हैं तो वो नहीं। फाइनल गुड्स, एक कार मिला है, कार खरीदे हैं, बस वो चीज़ आ रहा, अ कार परचेज बाय ए कंज्यूमर फॉर पर्सनल यूज। दूसरा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होगा? गुड्स यूज एज अ रॉ मटेरियल, यानी कि वैसा सामान जो एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, और इनपुट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटीज। मतलब कुछ अलग चीज बनाने के लिए कुछ इनपुट एज अ बिहेव करता है, कुछ इनपुट्स हो सकता है। जैसे यही कार बनाने के लिए हम लोग को स्टील का यूज होता है, तो स्टील किस में आ जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स में। और फाइनल गुड्स में मेरा क्या आ जाएगा? कार आ जाएगा, ठीक है। तो स्टील हो गया मेरा इंटरमीडिएट्स और कार हो गया मेरा फाइनल गुड्स। तो स्टील को यूज करके कार बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं कार को यूज करके स्टील बनाया जा रहा है, ये नहीं। इंटरडिपेंडेंट है, स्टील कार पर डिपेंड है, कार स्टील पर डिपेंडेंट है, बट स्टील का यूज हो रहा है कार बनाने में। तो ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है, दैट इज डेप्रिसिएशन। ये भी बहुत अच्छा वैल्यू है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स हाउ मच ऑफ एसेट वैल्यू हैज बीन यूज्ड अप। ये बताता है कि आप कोई भी एसेट्स को आप कितना यूज कर लिए हैं, जिसका वैल्यू आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी डिप्रिसिएशन देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 1 लाख रुपए का बाइक शोरूम से निकाले, अब उसको 2 साल चला लिया, अब हम उसको बेचने के लिए जाएंगे उस बाइक को, तो हम लोग को 1 लाख रुपए कभी नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? तो 40,000 50,000 जो भी मिलेगा। तो वो 40,000 50,000 जो हुआ है ना, वो डेप्रिशिएट किया है, वो वैल्यू कम हुआ है। भले आप चलाओ चाहे नहीं चलाओ, 2 साल में उतना वैल्यू कम हो गया। जितना ज़्यादा समय बीतेगा उतना ज़्यादा वैल्यू उसका कम होता चला जाएगा, इसलिए पुराना गाड़ी बहुत सस्ता में बिक जाता है। इट इज़ एन एनुअल अलायंस फॉर वेयर एंड टीयर ऑफ द कैपिटल गुड्स। ये एक एनुअल अलायंस हो जाता है जो आप मतलब यूज़ किए हैं, उसको ख़राब किए हैं, उसके एवज में बोल सकते हैं कि हाँ साल भर में आप कोई सामान खरीदे थे और आप इसको यूज़ किए, खर्च किए, ख़राब किए, तो उसी का आपको ये अलाउंस देना पड़ रहा है। दैट इज़ कॉल्ड द डेप्रिसिएशन वैल्यू। इन सिंपल टर्म्स देखते हैं तो द कॉस्ट ऑफ गुड्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। ये एक फॉर्मूला टाइप का है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स को डिवाइड किया जाएगा बाय द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ मान लीजिए 4 साल है ना, तो 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स होगा उसको उतना रखा जाएगा। मान लीजिए 1 लाख है, 4 साल यूज़ हो गया, तो 1 लाख को 4 से डिवाइड करके सीधा आ जाएगा 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपया हो गया वो आपका डेप्रिसिएशन वैल्यू। तो 1 लाख में 25,000 घटा दीजिए, ला के 75,000 में लेके जाइए। ठीक है, समझ में आ गया। थिंक ऑफ इट इज एज कार्स वैल्यू डिक्रीजिंग ईच ईयर इट्स यूज। अब जैसा कि हम कार वाला एग्जांपल आपको बताएंगे, आप कार वाला भी एग्जांपल्स लेके देख सकते हैं। आपके पास कार होगा तो आपको पता होगा कि हाँ शोरूम से गाड़ी निकला है तो फिर इसका वैल्यू क्या रह जाएगा, क्या नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है? ये सब जो टर्म जो है ना, ये सब सारा का सारा टर्म क्या है, नेशनल इनकम और कंप्यूटिंग मतलब कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ये सब का यूज़ होता है। तो मार्केट प्राइस पर बात कर लेते हैं। द एक्चुअल ट्रांजेक्टेड प्राइस इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी बट एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज। ये एक्चुअल ट्रांजेक्टेड प्राइस होता है, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसका एक्चुअल प्राइस। इसमें इंक्लूड होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी वगैरह, बट एक्सक्लूड होगा सब्सिडीज। गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज मिलता है ना, बेनिफिट्स जो मिलता है वो उसमें घटा दिया जाएगा, वो उसमें नहीं रखा जाएगा।
ठीक है। अब ये जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ मेजर इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। अभी के टाइम में देखा जाए तो इंडिया में सबसे मेजर टैक्स कौन सा है भाई? इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। दैट्स वाई हम यहाँ पर एक छोटा सा बना दिए आपके लिए कि ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। फॉर्मूला का अगर बात करते हैं तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। फैक्टर कॉस्ट बोले तो एक्चुअल ट्रांजैक्टेड प्राइस है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी ऐड हो गया और सब्सिडीज घट गया, तो ये हमको मिल जाएगा मार्केट प्राइस। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट ट्रांजैक्टेड प्राइस जो था। अब ये मार्केट प्राइस क्या? इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज बट एक्सक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसा कि हम लोग बोल दिए कि इसमें क्या इंक्लूड होता है भाई? गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज बट एक्सक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इसमें एक्सक्लूड कर दिया जाता है क्या चीज़? इनडायरेक्ट टैक्सेस को। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंज्यूम्ड। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? देखिए इसलिए लिंकअप कर दिए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे मान लीजिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, दीज आर द बेसिक इनपुट्स नीडेड टू प्रोड्यूस एनीथिंग। कोई भी चीज़ को बनाने के लिए आपको लैंड चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगा, कैपिटल चाहिए होगा, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए होगा, वो स्किल चाहिए होगा, तो यही सब चीज़ आता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, है ना। और ये फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाता है? द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंज्यूम्ड और यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग अ गुड और अ सर्विसेज। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, चाहे किसी भी गुड्स को बनाने में जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंज्यूम्ड हो रहा है उसका सारा का सारा कॉस्टिंग, है ना। जैसे ज़मीन यूज़ हो रहा है तो उसका, लेबर को दे रहे हैं उसका, कैपिटल यूज़ हो रहा है उसका, एंटरप्रेन्योरशिप हो रहा है उसका, ये सब सारा उसमें ऐड हो जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंज्यूम्ड में। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, मार्केट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी मॉडल। हमेशा हम लोग सुनते हैं न्यूज़ वगैरह में पीपीपी ऐसा करके सुनते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। एन एनालिसिस मेट्रिक टू कंपेयर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। ये सिर्फ एक तरीके से समझिए कि ये एक मेट्रिक है, एक मेजरमेंट है जो ये बताता है कि एक सेम अमाउंट ऑफ मनी में हमारे कंट्री में और किसी बाहर कंट्री में क्या डिफरेंसेस आता है कुछ खरीदते हैं तो, है ना। कि अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपली वी कैन से दैट अ मेथड टू कंपेयर बाइंग पावर ऑफ करेंसीज बिटवीन कंट्रीज। मान लीजिए मेरे पास $1 है, तो इंडिया में हम $1 में क्या क्या खरीद सकते हैं और यूएसए में हम $1 में क्या क्या खरीद सकते हैं, ये दोनों का कंपैरिजन ही होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। एग्जाम्पल्स में ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स भी हम यहाँ पर बता दिए। मान लीजिए इफ ₹80 इन इंडिया कैन बाई द सेम एज $1 इन द यूएसए, देन द $1 इज इक्वल टू ₹80। अब 80 रुपया मान लीजिए ₹80 इन इंडिया कैन बाई द सेम एज $1 इन द यूएसए। 80 रुपये में जो भी सामान हम लोग खरीद रहे हैं वही चीज़ $1 में यूएसए में खरीद पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा $1 का वैल्यू कितना हो गया? 80 रुपीज़। भले ये वो 80 रुपीज़ नहीं है, इंडियन एक्सचेंज में आपको 83 रुपये में मिलेगा, बट पीपीपी मॉडल के बेसिस पर देखा जाए तो $1 कितना रुपये के बराबर हो गया? 80 रुपये के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि $1 में हम लोग जो यहाँ खरीद रहे हैं वही वहाँ हमको 80 रुपये खरीदने में लग रहा है। भले एक्सचेंज पर मेरा 83 हो, 84 हो, 85, चाहे 5 लाख हो, उससे कोई मतलब नहीं है, खरीदने में कितना लग रहा है, दैट्स वाई। ठीक है, तो इंडिया रैंक्स 3rd इन जीडीपी पीपीपी आफ्टर चाइना एंड यूएसए। तो ये एक अच्छा डेटा है कि चाइना और यूएसए के बाद इंडिया जो है ना तीसरे रैंक पर आता है जीडीपी कैलकुलेशंस में, जो पीपीपी मॉडल पर होगा। जीडीपी को भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट में आते हैं बेस ईयर। बेस ईयर क्या होता है? इट इज़ द रेफरेंस ईयर। ठीक है ना, ये रेफरेंस होता है, ये रेफरेंस ईयर किसी को बेस बनाकर बनाया जाता है। द ईयर अगेंस्ट विच द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडेक्स लाइक नेशनल इनकम इन्फ्लेशन इज मेजर्ड। मतलब ये एक ऐसा ईयर जिसमें हम लोग किसी भी, मतलब जैसे अगर मान लीजिए नेशनल इनकम हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, उसको मेजर किया जाता है एज एन बेस मानकर कि हाँ यहाँ से हमको इसको कैलकुलेट करना है। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, इफ जीडीपी ग्रोथ इज कैलकुलेटेड based on 2011-2012 prices, then 2011-12 is the base year। अगर 2011-12 के प्राइस के बेसिस पर हम लोग जीडीपी ग्रोथ को कैलकुलेट कर रहे हैं कि 2011-12 से जीडीपी ग्रोथ कितना हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे कि 2011-12 मेरा क्या हो गया, दैट इज बेस ईयर। ये ध्यान में रखिएगा। द करेंट बेस ईयर ऑफ द जीडीपी कैलकुलेशन इन इंडिया इज 2011-12 ही है। 2011-12 ये करंट में जो जीडीपी कैलकुलेशन होता है वो 2011-12 ही रखा गया है, पूरा का पूरा बेस बनाकर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा बेस ईयर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हिंदू ग्रोथ रेट। अब हिंदू ग्रोथ रेट है तो इसको बहुत ज़्यादा रिलीजियस्टिक मत समझ लीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एज एन एक नाम दिया गया है और कुछ नहीं है।
समझते हैं। क्वाइंड बाय, ये सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया? प्रोफेसर राजकृष्ण एंड इंडियन इकोनॉमिस्ट, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, उन्हीं के द्वारा ये चीज़ बताया गया। अब इसके अकॉर्डिंगली था क्या, कॉन्टेक्स्ट क्या था? रेफर्स टू द लो एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है ना, लो एनुअल ग्रोथ रेट हुआ ऑफ द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया बिफोर द लिबरलाइजेशन ऑफ 1991, है ना। मतलब ये बोला जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, रेफर टू द लो एनुअल ग्रोथ रेट। एनुअल ग्रोथ रेट क्या हुआ? लो हुआ ऑफ द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया बिफोर द लिबरलाइजेशन ऑफ 1991। 1991 के पहले जो इंडिया का जो ग्रोथ रेट था वो काफ़ी लो था, उस हिसाब से इसको बताया गया, कॉन्टेक्स्ट यही रखा गया था। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। इट डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। ये बताया गया है कि ये जो टाइम जो चल रहा था ना, ये स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ का था। ब्लेम्ड ऑन सोशलिस्ट पॉलिसीज़, ये इस पर किस पर ब्लेम किया गया, किसके बारे में बोला गया कि ऐसा कुछ हुआ, ऐसा लो हुआ है? दैट इज सोशलिस्ट पॉलिसीज़, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, है ना, डिफरेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये सब वगैरह कोई भी पक्ष में नहीं था, जिसके वजह से क्या हो गया कि स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। दैट्स वाई हम लोग उसको हिंदू ग्रोथ रेट के नाम से जानते हैं और बोलते भी हैं, हिंदू ग्रोथ रेट। हमको तो ये नहीं समझ में आया कि आखिर इसको हिंदू नाम क्यों दिया। अब हो सकता है कि ये नाम था, हिंदू थे तो इसलिए हिंदू दे दिए, बट थोड़ा सा, खैर चलिए आगे आते हैं। अब बात करते हैं, हम लोग समझ लिए कि ये सब चीज़ क्या क्या था, इंपॉर्टेंट टर्म क्या क्या था। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड जीडीपी इन इंडिया। अब हम लोग पढ़ेंगे सीधा कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं और जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं इंडिया में। सबसे पहला आता है नेशनल इनकम, NI की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इट इज़ मेजर द नेट वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, जैसा कि हम फर्स्ट स्लाइड में ही आपको बताए थे, है ना, फर्स्ट स्लाइड में ही बताए थे कि नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। इट ऑल्सो इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये अब्रॉड का नेट फैक्टर इनकम भी अलाउ करता है, इंक्लूड करता है, जिसको हम लोग NFIA कहते हैं। NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। इसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे, उसके लिए सोचना नहीं है। क्लियर है? चलिए, नेशनल इनकम मतलब क्या हो गया? डोमेस्टिक इनकम, जो डोमेस्टिक मतलब कंट्री बॉर्डर के अंदर हुआ, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जो अब्रॉड में कोई इंडियन आदमी है, वहाँ काम कर रहा है, चाहे इंडिया का कोई कंपनी वहाँ पर है, वहाँ पर अगर सैलरी ले रहा है और वहाँ सैलरी से ले के इंडिया भेज रहा है, तो वो भी पैसा इसी में ही इंक्लूड हो जाएगा नेशनल इनकम में। तो डोमेस्टिक इनकम हो गया और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर है? इट रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न बाय रेसिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड एंड इनकम टू नॉन रेसिडेंट्स विद इन द कंट्री। मतलब क्या हो गया? ये नेशनल इनकम क्या बताता है कि डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न बाय रेसिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से लोग यहाँ पर आए, और एंड इनकम टू नॉन रेसिडेंट्स विद इन द कंट्री, और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं ऑलरेडी, वो जो नॉन रेसिडेंट्स के हैं, जो यहाँ के नहीं है, कहीं और के हैं। तो अल्टीमेटली आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ का कोई कंपनी USA में खुला हुआ और वहाँ कोई काम कर रहा है, तो वो सैलरी लेगा तो इंडिया में पैसा भेजेगा, दैट इज इंक्लूडिंग इन नेशनल इनकम। और बाहर का कोई कंपनी है, यहाँ पर काम कर रहा है, तो यहाँ सैलरी लेगा तो यहाँ से पैसा बाहर चला जाएगा, तो वो हमारा इनकम में नहीं आएगा। दैट इज द डिफरेंस, यही डिफरेंस हम लोग को बताता है नेशनल इनकम में। आगे बात करते हैं नेशनल इनकम मेजरमेंट इंडिया में कैसे हम लोग मेजर करते हैं। तो फोकसेस ऑन प्रोडक्टिव पावर ऑफ एन इकोनॉमी टू गिव गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्टिव पावर हम लोग उस पर फोकस करते हैं जो पूरा का पूरा होता है कि हाँ भाई मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्रोडक्शंस क्या हो रहा है, ये सब सारा चीज़, ठीक है, नेशनल इनकम मेजरमेंट में। फाइनेंशियल ईयर में देखा जाए तो इन इंडिया द फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये नॉर्मली है कि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर जो कैलकुलेट होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, फिर नया ईयर आता है। मतलब फाइनेंशियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना जो साल जो होता है ना वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। उसी तरीके से फिर अगला आएगा तो फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च से चलेगा। ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज़ क्रूशल फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेटा। ये इंडियन इकोनॉमिक डेटा के हिसाब से ही चलता है सारा का सारा। मार्केट्स का वैल्यू, आप बैलेंस शीट देखो, ये सब सारा चीज़ में आपको फिनेंशियल ईयर ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट में आते हैं नेशनल इनकम कमेटी, जो कि हम लोग शुरुआत में पढ़े थे कि हाँ ये फॉर्मेशन हुआ था नेशनल इनकम कमेटी 1949 में।
इट मेजर द वैल्यू ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज टर्निंग आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड विदाउट डुप्लीकेशन। ये पूरा का पूरा वैल्यूएशंस लगाता है, जिसका किसका भाई, कमोडिटीज़ हो गया, गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया, ये सब सारा का सारा, ठीक है ना। और विदाउट डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन करने का मतलब कि मतलब उसको दोबारा काउंट होने से बचाता है। अवॉइडिंग डबल काउंटिंग इज फंडामेंटल इन द नेशनल इनकम काउंटिंग। अब कोई भी चीज़ डबल काउंटिंग हो जाएगा तो डबल काउंटिंग करते करते क्या हो जाएगा ना, ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा, ज़्यादा वैल्यू आएगा तो क्या हो जाएगा ना, डेटा सही नहीं मिलेगा। फिर मान लीजिए इनकम है 8 लाख करोड़ का, मान लीजिए नेशनल इनकम है वो पता चल जाएगा, पता चल लग रहा है 16 लाख करोड़ का, तो पूरा का पूरा बाहर का कंट्री तो पागल हो जाएगा, बाप रे बाप 16 लाख करोड़ कब से हो गया इसका। तो ये चीज़ को बचाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, नेशनल इनकम कमेटी का काम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। फॉर्मूला नेशनल इनकम के लिए, नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी और यहाँ एक्स माइनस एम। अब इसको समझते हैं। सी क्या है, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ खरीदा गया, बेचा गया, खरीदा गया, यूज़ किया गया, कंजम्पशन कितना हुआ है जनता के द्वारा। आई क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कितना इन्वेस्ट किया गया। मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, किसी को फैक्ट्री खरीदना है तो उसके लिए ज़मीन है, बिल्डिंग, अपार्टमेंट है, ऑफिसेस है, समथिंग वगैरह ये चीज़। टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कितना खर्च कर रहा है कि हाँ भाई इसको ये अलोकेट करना है, इसको ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये सब सारा का सारा चीज़। एक्स हो गया एक्सपोर्ट और एम हो गया इम्पोर्ट। मतलब कि C प्लस आई प्लस जी, टोटल कंजम्पशन, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सब को जोड़ दीजिए और एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को घटाकर उसको भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि एक्सपोर्ट हुआ और इंपोर्ट हुआ तो उसका जो बीच का डिफरेंसेस है, यही तो डिफरेंसेस यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे ना। ये वाला जो डिफरेंसेस जो था ना, वही तो बात कर रहे थे, एक्स माइनस एम वाला, ठीक है। तो ये वाला डिफरेंसेस हम लोग को ऐड करना होता है किस में भाई, नेशनल इनकम में। तो सी आई जी और प्लस एक्स माइनस एम, ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला निकल कर, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, हमारे पास डेटा ऑलरेडी बहुत सारा है ही। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। वेरियस मीजर्स ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम्स का वेरियस मीजर्स भी है, नेशनल इनकम में क्या क्या घुसता है, क्या क्या एंट्री लेता है। तो इकोनॉमिक्स यूज मेनी मेथड टू स्टडी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को स्टडी करने के लिए बहुत सारा मेथड्स यूज़ किया गया है। पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। तो समझ लेते हैं जीडीपी क्या होता है। जीडीपी, तो जीडीपी का मतलब हो गया द टोटल मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू कहने का मतलब हो गया पैसा का वैल्यू, जैसे 10,000 करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, ऐसा। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टेकिंग प्लेस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब कंट्री के अंदर, अगर हम इंडिया का बात करें तो अंदर, विद इन द बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर ना, सिंपल सा चीज़ है। टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जीडीपी इज इक्वल टू कितना हो गया, सी आई और जी। ये सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ हो गया, सी आई और जी। बोले तो टोटल कंजम्पशन, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सिर्फ टोटल मॉनेटरी वैल्यू हो गया, ठीक है। सी आई जी ध्यान में रखिएगा। जीडीपी इक्वल टू टोटल मॉनेटरी वैल्यू, किस चीज़ का भाई, तो कंजम्पशन हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सब भी है ना। टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये चीज़ है। की डिफरेंस फ्रॉम एनआई। अच्छा, ये जीडीपी एनआई से कैसे अलग है, तो जीडीपी इज स्ट्रिक्टली टेरिटोरियल। जीडीपी क्या है, एकदम टेरिटोरियल है, मतलब कंट्री के अंदर ही रहेगा। बट एनआई नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन नेशनल इनकम में क्या होता है, वो इनकम बाहर से जो भी आ रहा है ना, वो भी इंक्लूड हो जाता है। इसमें वैसा कुछ नहीं है, इसमें हम जो कंजम्पशन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो खर्च कर रहा है, वही सब इसमें आएगा जीडीपी में। बट नेशनल इनकम में क्या हो जाता है भाई, कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वाला जो हिसाब चल रहा है ना, उसको डिफरेंस करके ऐड करना होता है, ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा एक स्टेट है, हम लोग सभी लोग का जो मेंबर जो धीरे धीरे बन रहा है, मान लीजिए एक हम लोग अपना स्टेट बनाते हैं हैप्पी विले करके। हैप्पी विले करके स्टेट बनाते हैं। वो समझने का तरीका हम यहाँ पर एक चीज़ बना के देखें, अगर आपको अच्छा लगेगा ये समझाने का तरीका तो आप बताइएगा मेरे को, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये आपको सेक्शन कैसा लगा, स्पेशली ये सेक्शन। अगर आप यहाँ तक पहुँचे इसका मतलब आप सीरियस होंगे और आपको हमारा वीडियो पसंद आ भी रहा होगा। तो चलिए समझते हैं ये सेक्शन को। हैप्पी विले, हैप्पी विले एक जगह का नाम दे दिया जिसका हम लोग मेंबर हैं, आप भी हम भी, ठीक है। अब बात करते हैं सी क्या होगा। जैसा कि यहाँ पर है ना, सी लिखा हुआ, आई लिखा हुआ, जी लिखा हुआ, इस सी आई जी को समझते हैं। सी का मतलब हो गया टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब क्या, अब हैप्पी विले है तो यहाँ आदमी तो रहेगा, आदमी सिर्फ जानवर तो नहीं रहेगा भाई, आदमी भी रहेगा। तो आदमी रहेगा तो क्या करेगा, कपड़ा खरीदेगा ना भाई, न्यू क्लॉथ्स मान लेते हैं 100 मिलियन का खरीदा। चलिए भाई, गो टू रेस्टोरेंट्स एंड मूवीज़, रेस्टोरेंट में गए, खाना खाए, मूवीज़ वगैरह देखे, उसमें 50 मिलियन खर्च कर दिया गया, है ना। पूरा का पूरा हैप्पी विले का सारा परसेंट मिलके मान लेते हैं।
ठीक है, अभी भले ही हम लोग 700 लोगों का मेंबर है, बट धीरे धीरे 7,000 होगा, 7 लाख भी होगा। आप लोग का सपोर्ट रहा तो सब कुछ होगा, है ना। परचेज ग्रॉसरी किया है 70 मिलियन, है ना। ग्रॉसरी परचेज हुआ 70 मिलियन का, हेयर कट्स हुआ, अदर सर्विसेज 30 मिलियन का हो गया। तो मतलब टोटल सी क्या आ गया, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हो। कंजम्पशन का मतलब यूज़ करने के लिए हम क्या क्या खर्च कर रहे हैं, तो 250 मिलियन आ गया, 250 मिलियन रुपीज़ आ गया है कंजम्पशन। बात करते हैं जी का, टोटल गवर्नमेंट, अच्छा सी के बाद क्या है, आई है, यहाँ पर आते ही आई है, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट वाला हिसाब, न्यू रोबोटिक इक्विपमेंट्स फॉर देयर फैक्ट्रीज। मान लीजिए आपका फैक्ट्रीज है, किसी का फैक्ट्रीज है, वो अपना इक्विपमेंट लगाना चाह रहा है, तो उसको मान लीजिए रोबोट्स लाना है, तो चाइना से वो रोबोट लाएगा, है ना। तो रोबोट लगा के वो लगाएगा, तो उस पर वो खर्च कर दिया 80 मिलियन का। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। चलो, न्यू अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बनाए, कंस्ट्रक्शंस किया, उसके लिए कितना आ गया भाई, 60 मिलियन का पैसा। इन्वेस्टमेंट इन न्यू कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स, नया कंप्यूटर खरीदा, काम बढ़ा, सर्वर्स हुआ, तो उसके लिए 10 मिलियन का। तो इसका मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, खर्च कर रहा है ताकि उसका अच्छा ग्रोथ हो, दैट इज टोटल आई 150 मिलियन। ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं जी का, तो जी क्या बोल रहा है, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कितना कर रहा है। जैसे पेइंग सैलरी पे कर रहा है ना भाई, एम्प्लॉय लोग को सैलरी तो पे कर रहा होगा, 120 मिलियन पे किया। बिल्डिंग न्यू रोड्स 90 मिलियन किया, न्यू मिलिट्री इक्विपमेंट बनाया 40 मिलियन, फाइटर प्लेन खरीदा, फाइटर प्लेन ये सब खरीदा, है ना। फिर अलग अलग मिसाइल खरीदा, ये वो सब कुछ किया। टोटल जी कितना आया गवर्नमेंट का, 250 मिलियन। तो जीडीपी मेरा कितना बना, 250 बन गया सी से, टोटल कंजम्पशन, फिर 250 इधर बन गया, 250 इधर बन गया, और फिर 150 इससे बन गया। टोटल कितना बन गया, 650 मिलियन। तो ये हमारा जीडीपी का कैलकुलेशन हो गया, समझ में आ गया होगा। मेरा मेन मुद्दा ये था कि आपको ये सी, आई और जी समझ में आना चाहिए, इसलिए हम ये एग्जाम्पल लेकर चले आपके लिए। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आते हैं नेक्स्ट में, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस भी पढ़ लिए थे, अब जीडीपी को मार्केट प्राइस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। जीडीपी एमपी, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट प्राइस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। यानी कि जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है वो मार्केट प्राइस पर होना चाहिए, मार्केट प्राइस पर। अब मार्केट प्राइस क्या है वो समझते हैं। तो मार्केट प्राइस रेफर्स टू द एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस एंड इट इंक्लूड्स, ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है और इसमें सारा का सारा चीज़ इंक्लूड होता है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस, मान लीजिए हम 10 रुपये का पेन खरीदें, अब उसमें क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा, एक्साइज ड्यूटी होगा, वैट होगा, सर्विस टैक्स होगा, कस्टम होगा, ड्यूटीज़ होगा, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ होगा, ये सब सारा का सारा चीज़ लगा देने के बाद हमको एक मार्केट प्राइस मिलता है, तो वो ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इंडियाज जीडीपी हैज़ अ स्टडी इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड्स रिफ्लेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर जीडीपी देखा जाए मार्केट प्राइस पर, तो लास्ट डिकेड से मतलब पिछले 10 साल से अच्छा खासा इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाया है, एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहा है। ओके, फॉर्मूला का बात करते हैं तो जीडीपी एमपी कितना हो जाएगा, जीडीपी बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर, एफसी पर, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस सब्सिडीज, है ना। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो लेगा, लेकिन गवर्नमेंट जो दे रहा है अलग से बेनिफिट जो दे रहा है सब्सिडीज़, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ के सब्सिडीज़ माइनस कर देंगे, काम हमारा मिल जाएगा, आसान हो जाएगा। दैट इज़ जीडीपी मार्केट प्राइस, क्या है, मार्केट प्राइस। क्लियर है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट है ना ये चीज़, अब फैक्टर कॉस्ट को भी समझ लेते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। GDP at factor cost is the total value of goods and commodity produced in an year country by its all production units। फैक्ट्री लेवल पर जितना भी प्रोडक्शन यूनिट्स फैक्ट्री लेवल पर जो भी हुआ है वो पूरा का पूरा इसमें कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें इंक्लूड होगा गवर्नमेंट का ग्रांट जो भी देता है, एरियर वेरियर जो भी होता है, फिर सब्सिडीज, और एक्सक्लूड होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जीडीपी एफसी इक्वल कितना हो गया, जीडीपी एमपी बोले तो मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दीजिए और फिर सब्सिडी को ऐड कर दीजिए। बस कुछ नहीं था, इसी को इधर उधर किया गया है। बस आपको समझाना ये था कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा भाई, तो जितना भी चीज़ प्रोड्यूस्ड हुआ है इन एन ईयर कंट्री बाई इट्स ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स, ये फैक्ट्री लेवल पर होना चाहिए। फैक्टर कॉस्ट उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब फैक्टर कॉस्ट को फैक्ट्री लेवल से आप याद रख सकते हो।
कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी इन इंडिया। अब द कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेटेड बाई, अब ये जो जीडीपी जो कैलकुलेशन जो होता है वो किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है? ये कैलकुलेट किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल एजेंसी के द्वारा, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल एजेंसी विच कंपाइल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेज। अब इसका काम क्या है भाई? बहुत सोर्सेज से जो भी डेटा इसको मिलता है वो उसको कंपाइल करके सब कुछ बनाता है, क्योंकि इसके पास अब कंपाइलेशन का काम है तो डेटा तो पहुंचना होगा। तो डेटा कैसे पहुंचेगा भाई? तो सबसे पहला आता है गवर्नमेंट बॉडी। कौन कौन सा सोर्सेज है उसके बेसिस पर। तो सोर्सेज में आता है सबसे पहले गवर्नमेंट बॉडी। गवर्नमेंट बॉडी कौन है? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। ये चीज़ है, ये डेटा दे रहा है। अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बात किया जाए, ठीक है ना, सोर्सेज में तो ये हो गया गवर्नमेंट बॉडी, जैसे इंडिया का तो इंडिया का गवर्नमेंट बॉडी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी है कुछ। क्या क्या है भाई? तो सबसे पहला है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 1993, ठीक है। ये चीज़ बना था कंपाइल बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ना, उसके तरफ से ये बनाया गया था, कंपाइल किया गया था। दूसरा, ऑर्गेनाइज फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपना बना लीजिए और अब तो हम अपना बनाएंगे तो इसका मतलब थोड़ी है कि कम है मेरा 5 लाख करोड़ का, सपोज कीजिए $5 ट्रिलियन का अगर मेरा GDP है तो हम उसको $15 ट्रिलियन दिखा देंगे, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, और कंट्रीज़ में क्या इम्पैक्ट जाएगा, वो चीज़ है। तो इसलिए ये सब सारा का सारा स्टैंडर्ड बनाया जाता है। तो OECD हो गया, फिर यूरोपियन कमीशन हो गया, EC हो गया, एंड द यूनाइटेड नेशन एंड द वर्ल्ड बैंक। ये सब सारा का सारा मिलजुल कर काम करता है तब। तो गवर्नमेंट बॉडी में ये हो गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आते हैं तो इतना सारा हो गया, IMF हो गया, OECD हो गया, EC हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सब सारा का सारा। अब बात करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, क्योंकि GVA को समझना जरूरी है। तो GVA क्या है? तो ग्रॉस वैल्यू एडेड, अ मेजर चेंज इन इंडियन GDP कैलकुलेशन। जब इंडियन GDP कैलकुलेशन जब हो रहा था तो उसमें ये एक मेजर चेंज किया गया है ना। मेजर चेंजेस क्या था भाई? तो GVA का लाना। अब क्या था ये, चलिए समझ लेते हैं। कंट्री वांटेड टू अपडेट इट्स अकाउंटिंग मेथड। अभी तक कंट्री जितना भी तरीके से अकाउंट कर रहा था, नेशनल इनकम को फाउंड कर रहा था, उसको वो चेंज करना चाहता था। बट वो चेंज क्यों? वो चेंज इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि टू बी मोर डिटेल एंड अलाइन विद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। वो चाहता था कि और अच्छे से हमको डाटा मिल जाए और पूरा का पूरा ग्लोबली भी हम उभर के आए, कि लोगों को भी लगे, ग्लोबली भी लगे कि नहीं भाई इसका डेटा बहुत ही अच्छा आता है। और डेटा ड्रिवन पहले से ही चलते रहा, अब तो और खास करके हो गया। तो अच्छा से अच्छा डेटा हमको तैयार मिले ताकि हम अपना ग्रोथ, अपना एस्टिमेशंस उसी बेसिस पर कर पाएँ, ठीक है। तो GVA होता क्या? व्हाट इज GVA? तो GVA का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? द प्राइस ऑफ फिनिश्ड, जैसे केक समवन सेल्स, मान लीजिए कोई केक बना रहा है और उसको बेच रहा है, तो वो जो प्राइस होगा फिनिश्ड केक का, मान लीजिए केक बना 250 रुपये में बिक गया, 1 पाउंड का केक, तो 250 रुपये क्या आ गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। ओके, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या आ गया? तो द कॉस्ट ऑफ द फ्लोर, शुगर, एग्स एंड बटर ही बाउट। अब वो केक बनाने के लिए ये सब जो खरीदा, तो कॉस्ट ऑफ फ्लोर हो गया, फ्लोर लिखा गया, फ्लोर होगा आटा वाला, शुगर, एग्स, बटर ही बाउट, ये सब सारा चीज़। तो जब घट के आएगा तो जो बचेगा दैट इज द ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड हो जाएगा। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड कहने का मतलब क्या? हम कितना में बेचें और उसको बनाने में हमको कितना प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लगा, दोनों को माइनस करते हैं तो मेरा उतना आ जाता है। नॉर्मली हम लोग छोटे लेवल पर बोलते हैं अरे वो तो मेरा प्रॉफिट हो गया, है ना। बट यहाँ पर अगर नेशनल पूरे कंट्री के बारे में चल रहे हैं तो वहाँ पर GVA आ जाता है। बात करते हैं इन 2015 इंडिया मूव इट्स नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम टू कंफर्म विद द यूनाइटेड नेशनल सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग SNA ऑफ 2008। 2015 में ये सोचते सोचते कि बदलेंगे 2015 फाइनली ईयर आ जाता है और बोलता है कि अब चलो ठीक है बदल ही देते हैं। तो नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम टू कंफर्म विद द यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग। अब इसके थ्रू ये काम करने लग गया 2008, है ना, यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली, मतलब उसी हिसाब से अब काम करने लग गया। तो चेंजेस आ गया थोड़ा सा, ठीक है। चलो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ GVA क्या होगा? मतलब GVA लाने का बेनिफिट क्या हुआ? तो सबसे पहला,
इट लुक्स लाइक इंडिविजुअल इंजन्स दैट पावर द इकोनॉमिक ट्रेन। ये ऐसा फील था, मतलब ऐसा चीज़ था कि मतलब इकोनॉमिक का एक यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है इकोनॉमिक ट्रेन है और उसको एक इंजन पावर मिल गया है। मतलब इकोनॉमिक के लिए ना बहुत ही अच्छा हो गया था, एक टाइम के लिए बहुत ही अच्छा काम कर भी रहा था। It helps us understand the contribution of a specific industry or sectors to the overall economy। ये हेल्प कर रहा था सबसे इंपॉर्टेंटली ये कि ओवरऑल इकोनॉमी में किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री और सेक्टर्स का कितना ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन है, स्पेसिफिक इंडस्ट्री और सेक्टर्स का कितना ज़्यादा बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन है। सपोज कीजिए इंडिया का जो भी इंडियन इकोनॉमी है तो हम बोल सकते हैं कि ये इंडिया का इकोनॉमी है। अब इसमें ऑटो सेक्टर का कितना इसमें है तो ऑटो सेक्टर का निकाल लेंगे। इसमें टेली कम्युनिकेशन सेक्टर का कितना है तो टेली कम्युनिकेशन सेक्टर निकाल लेंगे। इसमें फर्टिलाइजर सेक्टर का कितना इसमें कंट्रीब्यूशन है वो निकाल लेंगे। तो वो सब सारा ये सब बड़ा अच्छा होने लग गया GVA के फॉर्म में। ठीक है, तो GVA का फॉर्मूला निकल के आता है GDP प्लस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट्स पर सब्सिडी मिला और माइनस टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स, टैक्स घटा दिया जाएगा। ओके, तो GDP प्लस सब्सिडी जैसे ही ऐड करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है वैल्यू, और उसमें जैसे ही टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स घटा देते हैं तो हम लोग को GVA मिल जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ओके, अर्लियर इंडिया हैड बीन मेजरिंग GVA एट फैक्टर कॉस्ट। अभी जब इंडिया कैलकुलेशंस करता है तो ये GVA क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट किया जाता है। द न्यू मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड इन 2015 मेजरिंग GVA एट बेसिक प्राइस। अब 2015 से क्या होने लग गया कि GVA को बेसिक प्राइस पर कैलकुलेट किया जाने लग गया, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट बिकम द प्राइमरी मीजर्स ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट, और ये इकोनॉमिक आउटपुट देने के लिए एक बहुत ही बड़ा डेटा होता है GVA एट बेसिक प्राइस पर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। बात करते हैं GVA एट बेसिक प्राइस क्या होता है। बेसिक प्राइस कहने का मतलब हो गया इंक्लूड्स प्रोडक्शन टैक्सेस एंड एक्सक्लूड प्रोडक्शन सब्सिडीज। मतलब प्रोडक्शन टैक्सेस को इंक्लूड करेंगे और प्रोडक्शन सब्सिडीज को एक्सक्लूड करेंगे, मतलब हटा देंगे, वो हो गया बेसिक प्राइस। और अगर फैक्टर कॉस्ट का बात करते हैं तो इंक्लूड करेंगे नो टैक्सेस, इंक्लूड नो टैक्सेस एंड एक्सक्लूड नो सब्सिडीज। ना इंक्लूड करेंगे कोई भी टैक्सेस, ना एक्सक्लूड करेंगे कोई भी सब्सिडीज। तो पहले फैक्टर कॉस्ट पर निकलता था, अब बेसिक प्राइस पर निकलने लग गया, जो कि इंपॉर्टेंट था। ठीक है, पहले का जो डेटा आ रहा था वो सही नहीं आ पा रहा था। द बेस ईयर फॉर GDP कैलकुलेशन हैज़ बीन शिफ्टेड टू 2011-12, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस किए कि 2011-12 पर भी पर ही नेशनल इनकम का कैलकुलेशन, GDP का कैलकुलेशन बेस ईयर है। तो GDP कैलकुलेशन हैज़ बीन शिफ्टेड टू 2011 एंड 12। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP समझते हैं। तो GNP फोकस ऑन नेशनैलिटी और रेसिडेंसी। GNP टोटली बात करता है भाई नेशनैलिटी, तुम कहाँ के रहने वाले हो, भारत के हो या यूनाइटेड किंगडम के हो, नॉट जस्ट जियोग्राफिकल बॉर्डर। सिर्फ जोग्राफिकल बॉर्डर पर काम नहीं करेगा, ये पूरे लेवल पर एकदम खतरनाक पूरे वर्ल्ड लेवल पर काम करेगा। अब GNP काउंट्स ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स और नेशनल ऑफ द कंट्री। अब ये GNP जो है ना वो काउंट करेगा कि कोई भी तरह का गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, कोई भी तरह का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट्स और नेशनल। रेसिडेंट्स और नेशनल हो सकता है यहाँ का सिटीजनशिप मिला हुआ और या तो हो सकता है कि ये यहाँ रह रहा हो, उसके द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाएगा वो, भले ही वो कहाँ हो, रिगार्डलेस ऑफ वेयर दैट प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में हो। मान लो वही वाला एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल हम लिए हैं यहाँ पर, एक भारत मोटर्स का एग्जाम्पल लेके हम लोग बताते हैं, इसको समझाते हैं। चलिए, वहाँ पर हम लोग अपना हैप्पी विले बनाए थे, यहाँ पर हम लोग एक कंपनी भारत मोटर्स बना रहे हैं। भारत मोटर्स हम लोग का नहीं हो सकता, एक्चुअली इंडिया का बहुत बड़ा कंपनी है। चलिए, तो भारत मोटर्स से समझते हैं कि ये वाला चीज़ क्या है, मेरा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP है ना, नेशनैलिटी और रेसिडेंसी लेवल पर, जो कि सिर्फ और सिर्फ बॉन्डेज नहीं है जोग्राफिकल बॉर्डर पर। तो भारत मोटर के साथ दो सिनेरियो आता है। ठीक है, पहला सिनेरियो क्या आता है यहाँ पर, दूसरा सिनेरियो यहाँ पर। तो पहला सिनेरियो है फैक्ट्री इन इंडिया। मान लीजिए इंडिया में इसका फैक्ट्री, इंडियन कंपनीज है, इंडियन बहुत बड़ी कंपनी है भारत मोटर्स। अब ये क्या करती है, इंडिया में अपना फैक्ट्री लगाई हुई है। अब सिर्फ इतना बड़ा कंपनी है तो इंडिया में क्यों बिजनेस करेगी भाई, बाहर भी जाकर बिजनेस करेगी। तो फैक्ट्री इन यूनाइटेड किंगडम भी, यानी कि दूसरा सिनेरियो बन जाता है कि इसका यूनाइटेड किंगडम में भी एक फैक्ट्री है। अब ये जो फैक्ट्री सिनेरियो 1 में देखते हैं, प्रोड्यूसर्स कार इन पुणे, ये पुणे में फैक्ट्री कार प्रोड्यूस कर रही है, और यूनाइटेड किंगडम में है तो ये बर्मिंघम मान लीजिए कोई जगह है वहाँ का, वहाँ पर वैल्यू मतलब कार प्रोड्यूस कर रही है, और ये आ रहा है उसके वैल्यू में। अब देखिए क्या होगा, वैल्यू पर क्या होगा,
इंक्लूड्स इन इंडिया जीडीपी। अब इंक्लूड्स होगा ये इंडियन जीडीपी में, कौन सा, सिनेरियो 1, जो इंडिया में कार जो खरीदेगा और जो वैल्यू मिलेगा, तो ये इंडिया का जीडीपी में इंक्लूड होगा। क्यों? बिकॉज इट प्रोड्यूस विद इन इंडियाज बॉर्डर्स, ये इंडिया के बॉर्डर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये चीज़ क्या होगा, इंडियन जीडीपी में कैलकुलेट होगा। एंड इंक्लूड इन इंडियाज जीएनपी, और जीएनपी में भी कैलकुलेट होगा। क्यों? बिकॉज इट प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडियन कंपनी। जीएनपी में इसलिए होगा क्योंकि ये किसी इंडियन कंपनी द्वारा कमाया जा रहा है, जो वैल्यू बनाया जा रहा है, पैसा बनाया जा रहा है। तो जीडीपी में भी कैलकुलेशन हो गया और जीएनपी में भी कैलकुलेशन हो गया। बात करते हैं सिनेरियो 2 में। सिनेरियो 2 में क्या होगा, ये कंट्री है यूके में, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अगर यूके में हो रहा है तो इंक्लूड्स इन यूके जीडीपी होगा, बिकॉज इट प्रोड्यूस विद इन द यूके बॉर्डर, वहाँ के बॉर्डर के हिसाब से तो उसका जीडीपी में कैलकुलेट होगा। नॉट इंक्लूड इन इंडियन जीडीपी, लेकिन इंडिया के जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा, ये वाला जो बर्मिंघम से आएगा सो, ठीक है। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट नॉट प्रोड्यूस विद इन इंडियाज बॉर्डर। और जीडीपी में होने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर में आना पड़ेगा, तो बॉर्डर में वो नहीं आया, तो ये इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बट प्रॉफिट अर्न इन यूके, लेकिन अगर यूके में कोई प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इंक्लूड्स इन इंडियन जीएनपी, लेकिन वो चीज़ जीएनपी में ऐड होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इंडियन कंपनी। क्यों? क्योंकि इंडिया का कंपनी है, वहाँ आदमी काम कर रहा है, वहाँ से पैसा कमाएगा तो इंडिया में भेजेगा, तो इंडियन जीएनपी में वो कैलकुलेट होगा, है ना। प्रॉफिट जो होगा वो यहाँ पर आएगा यूके के द्वारा, सपोज कर लीजिए ये चीज़, है ना। और कहाँ नहीं आएगा, नॉट इंक्लूडेड इन इंडियन जीडीपी, इंडियन जीडीपी में नहीं आएगा क्योंकि इंडिया के बॉर्डर में नहीं है। यूके के जीडीपी में आएगा क्योंकि यूके के बॉर्डर में जा रहा है। इंडियन जीडीपी में आएगा सिनेरियो 1 में क्योंकि इंडिया के बॉर्डर में ही काम हो रहा है भाई, और इंडियन कंपनी है तो वहाँ तो आएगा ही आएगा। तो ध्यान में रखिएगा, भारत मोटर के हिसाब से हम ये बताने का कोशिश किए कि जीडीपी और जीएनपी में क्या क्या आएगा। तो यही जीएनपी में बताया गया, नेशनैलिटी और रेसिडेंसी पर भी डिपेंड करता है, खाली जोग्राफिकल बॉर्डर काम नहीं चलेगा इस पर, ओके। चाहे वो कहीं भी हो, इंडिया में भी हो तो और बाहर भी हो तो भी। अगर इंडिया का आदमी कोई बाहर में जाकर काम कर रहा है तो अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है, पैसा कमा रहा है और इंडिया में भेज रहा है तो वो भी हमारा कैलकुलेट होगा, ठीक है। चलिए, जीडीपी, व्हाट्स प्रोड्यूस इनसाइड द हाउस, द कंट्री टेरिटरी, घर के अंदर कितना कमाई हुआ, कंट्रीज का टेरिटरी, नो मैटर हु ओन्स द प्रोडक्शन यूनिट। इससे नहीं मतलब है कि कौन इसको ओन कर रहा है, ओनर से मतलब नहीं है, बस होना ये चाहिए कि कंट्री के अंदर हमारा पैसा कमाई होना चाहिए। जीएनपी में क्या होगा, व्हाट्स प्रोड्यूस बाय द फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर के द्वारा पैसा कमाया जा रहा है। द कंट्रीज, नेशनल्स और रेसिडेंट्स, नो मैटर वेयर देयर प्रोडक्शन यूनिट्स आर लोकेटेड इन द वर्ल्ड, कंट्रीज के द्वारा, नेशनल्स के द्वारा, चाहे रेसिडेंट्स के द्वारा, कहीं भी जो फैमिली मेंबर में ये सब चीज़ आ गया, ठीक है। नो मैटर वेयर द प्रोडक्शन यूनिट्स आर लोकेटेड, अब ये मैटर नहीं करता है कि वो जो उसका फैक्ट्री है दुनिया के किसी भी कोना में हो, अगर फैमिली मेंबर कमा रहा है तो जाहिर सी बात है वो हमारा जीएनपी में कैलकुलेट होगा। तो जीएनपी में फैमिली मेंबर का सारा, यानी कि कंट्रीज, नेशनल्स और रेसिडेंट्स वाला दुनिया के किसी भी कोना में रहेगा, कमाएगा तो इसमें कैलकुलेट होगा। और जीडीपी में सिर्फ कंट्री के टेरिटरी में ही काम करना होगा। तो क्या आता है, तो जीएनपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, तो जीडीपी और प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब याद कीजिए कि NFIA शुरू में हम लिखे थे, ठीक है, वहाँ बोले भी थे कि हम ये चीज़ आपको आगे समझाएंगे। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यही हो गया कि जो बाहर वाला से कमाई हो रहा है उसको हम लोग यहाँ से जो कमाई हो रहा है उसको हम लोग घटा कर ऐड करेंगे। जीएनपी इक्वल टू जीडीपी और प्लस x माइनस आई, ठीक है। x क्या हो गया, इनकम अर्न एंड रिसीव्ड बाय इंडियंस वर्किंग अब्रॉड, है ना। x क्या हो गया, इनकम अर्न एंड रिसीव्ड बाय इंडियंस वर्किंग अब्रॉड, इंडियंस के थ्रू इंडिया का आदमी जो बाहर जाकर काम कर रहा है तो वो जो कमाएगा भेजेगा यहाँ पर, वो चीज़ आ गया। और इनकम वर्ल्ड एंड रिसीव्ड बाय नॉन इंडियंस, इनकम अर्न होना चाहिए, यहाँ वर्ल्ड लिखा गया, इनकम रिसीव्ड बाय नॉन इंडियंस इन इंडिया, जो इंडिया में रह के कमा रहा है और इंडियन का है ही नहीं, वो पैसा कहाँ भेजेगा, बाहर भेज देगा। तो जब बाहर भेज दे रहा है तो हमारे इनकम में तो इंक्लूड नहीं होगा ना, पैसा तो बाहर चला गया, तो वो चीज़ घटा देना है। और ये वाला ऐड हो जाएगा, क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमारा आदमी बाहर गया हुआ है और बाहर काम कर रहा है, बाहर से पैसा कमा रहा है, दन घर में भेज रहा है, तो वो वाला तो ऐड होगा। और जीडीपी तो खैर है ही, जीडीपी ही में यही दो चीज़ का तो लोचा हो रहा है ना, कि ये वाला घटेगा कि ये वाला घटेगा, ये वाला बढ़ेगा कि ये वाला बढ़ेगा। तो क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, हम बहुत अच्छे से एग्जाम्पल आपको भारत मोटर का एग्जाम्पल लेकर समझा दिए, ठीक है। चलिए भाई, ये चीज़ तो हो गया। एक सेकंड,
सेकेंड, हाँ चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, एनडीपी को समझ लेते हैं हम लोग। इफ वी डिडक्ट द डेप्रिसिएशन फ्रॉम कॉस्ट डोमेस्टिक क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, देन वी केप्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी में यानी कि जीडीपी में अगर डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो हम लोग को एनडीपी मिल जाता है। जीडीपी में ग्रॉस डोमेस्टिक, यहाँ क्रॉस लिखा गया है एक्चुअली, है ना, यहाँ पर ग्रॉस होगा, ये छोटा करके लिख देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ध्यान में रखिएगा, है ना। एनडीपी में यानी कि एनडीपी का कैलकुलेशन अगर करना है तो जीडीपी में सीधा डेप्रिसिएशन को घटा दीजिए, हम लोग को एनडीपी मिल जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकर्स बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। और ये डिफरेंस आता कैसे है भाई? डेप्रिसिएशन के वजह से ही आ रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन उसमें माइनस किया जा रहा है। नेक्स्ट है एनएनपी। एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या आएगा भाई? तो जीएनपी जो आ रहा है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ रहा है, उसमें अगर हम लोग डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो मेरा एनएनपी मिल जाता है। इफ वी डिडक्ट डिप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वी गेट दैट नेशनल प्रोडक्ट। अगर हम लोग को एनएनपी फाइंड करना है तो जीएनपी जो वैल्यू है उसमें से डिप्रिसिएशन को हटा देना है। और जीएनपी क्या होता है वो हम आपको समझा चुके हैं। जीएनपी क्या होगा? जीडीपी में वो जो आदमी इंडिया का काम कर रहा है और जो बाहर वाला काम कर रहा है वो दोनों का डिफरेंसेस जीडीपी में ऐड कर दीजिए, वही हमारा जीएनपी निकल जाता है। तो जीएनपी में डिप्रिसिएशन को घटा देंगे एनएनपी, और जीडीपी में डिप्रिसिएशन को घटा देंगे तो एनडीपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म। चलिए अब बात करते हैं हम लोग पर कैपिटा इनकम का। पीसीआई, पर कैपिटा इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पर कैपिटा इनकम मीजर्स द एवरेज इनकम अर्नड पर पर्सन इन अ गिवन एरिया। एवरेज इनकम, हर एक आदमी कितना पैसा कमा रहा है, दैट इज द पर कैपिटा इनकम। चाहे वो किसी सिटी का हो, चाहे वो रीजन का हो, किसी कंट्री का हो, एटसेट्रा, नथिंग एल्स। इन अ स्पेसिफाइड ईयर, एक फिनेंशियल ईयर में, एक स्पेसिफिक ईयर में। तो पीसीआई का वैल्यू कितना हो गया? नेशनल इनकम बाई टोटल पॉपुलेशन। अगर टोटल नेशनल इनकम फाइंड कर ली है, उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पर कैपिटा इनकम निकल कर आ जाएगा। अ की इंडिकेटर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड फॉर द पीपल इन कंट्री। अगर मान लीजिए किसी भी कंट्री का अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताना है तो उसका पर कैपिटा इनकम बता दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उस कंट्री का क्या वैल्यू है, कितना अच्छा चल रहा है। उसके बाद आता है जीजीडीपी, ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जीजीडीपी उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी अगर आया है तो हम बता देते हैं। ये ना पूरा का पूरा क्लाइमेट कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, ये सब चीज़ से रिलेटेड है। इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेज। अब देखिए कभी कभी डिजास्टर की वजह से नुकसान होता है, ठीक है ना, कभी कभी अच्छा खासा जो क्लाइमेट हो जाता है उसकी वजह से प्रॉफिट भी होता है, तो वो सारा का सारा कैलकुलेशन इसमें। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विद द इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेज ऑफ दैट ग्रोथ फैक्टर इनटू अ कंट्रीज कन्वेंशनल जीडीपी, जिसको बोल सकते हैं हम लोग। ग्रीन जीडीपी मोनेटाइज द लॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड अकाउंट फॉर द कॉस्ट कॉज बाय द क्लाइमेट चेंजेस। चाहे उसके वजह से नुकसान भी हो रहा है, चाहे उसकी वजह से प्रॉफिट भी हो रहा है। सही टाइम पे मानसून आ जाता है तो अच्छा खेती हो जाता है, तो वो चीज़ हो गया, है ना। और भी बहुत सारा चीज़ होता है, तो वो सब सारा चीज़ जीडीपी में कैलकुलेट किया है। ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। वेरियस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड यूज़ किया जाता है। तो पहला मेथड जो है ना, दैट इज़ द प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या है? जिसको हम लोग वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। तो जीडीपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको ऑलरेडी समझाए भी हैं, पर यहाँ पर हम लोग बात कर भी लेंगे। This method of national income accounting calculate the aggregate value of the final goods and services produced in a year. Aggregate value क्या होता है? वो चीज़ मतलब aggregate value of final goods, जो पूरा का पूरा goods and services जो produce हो रहा है aggregate level पर, समझ लेते हैं। It sum up the value added to each stage of the production is to avoid double counting. हर एक स्टेज पर काउंट किया जाना है कि तभी एग्रीगेट वैल्यू मिल पाता है, कहीं उसको डबल काउंटिंग में ना आ जाए, तो अवॉइड करना डबल काउंटिंग का। एग्जाम्पल, वैल्यू एडेड बाय फार्मर, तो वीट से मिल गया। फिर वैल्यू एडेड बाय मिलर, फ्लोर हो गया। वैल्यू एडेड बाय बेकर, ब्रेड हो गया। तो ये सब सारा सब चीज़ को जब जोड़ते हैं ना तो टोटल सम मिल जाता है। यही हम लोग को एग्रीगेट वैल्यू देता है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, चाहे वो किसी गुड्स से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी सर्विस से रिलेटेड हो, समथिंग एल्स। क्लियर है? तो पहला प्रोडक्ट मेथड था। दूसरा इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड द सम ऑफ नेट इनकम अर्न बाई वर्किंग पीपल इन डिफरेंट सेक्टर्स एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेज। अलग अलग सेक्टर में कितना लोग पैसा कमा रहे हैं उसके बेसिस पर हम लोग क्या चीज़ निकालते हैं भाई? तो नेशनल इनकम निकालते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग इनकम मेथड।
है ना, अलग अलग एम्प्लॉय जो जहाँ काम कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स पर। इनकम कहने का मतलब क्या हो गया, इनकम ऑफ बोथ कैटेगरीज ऑफ पीपल, टैक्स पेइंग और नॉन टैक्स पेइंग। जो टैक्स पे कर रहे हैं वो भी, जो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं वो भी। क्लियर। इट इज कैलकुलेट बाई मेजरिंग द एग्रीगेट लेवल ऑफ इनकम। एग्रीगेट लेवल समझ में आ रहा होगा कि हर एक लेवल पर डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए भाई। इनकम, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स बाय द रेस्पेक्टिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि हर एक लेवल पर कैलकुलेशंस होना चाहिए, इनकम मेथड में आ जाएगा। जैसे अगर नेशनल इनकम फाइंड करना है तो क्या करेंगे, टोटल रेंट माइनस इनकम फ्रॉम लैंड, टोटल रेंट और उसमें घटाएंगे इनकम फ्रॉम लैंड। दूसरा, टोटल वेजेस घटाएंगे इनकम फ्रॉम लेबर। तीसरा, टोटल इंटरेस्ट घटाएंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल। चौथा, टोटल प्रॉफिट इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर। ये सब करके जब सबको ऐड करेंगे, यहाँ भी ऐड यहाँ भी ऐड, जब सब ऐड करेंगे तो हमको नेशनल इनकम मिल जाएगा। तो अपना सबका अपना अपना तरीका होता है निकालने का। नेक्स्ट है कंजम्पशन मेथड। कंजम्पशन मेथड क्या है, इट इज़ अ मेथड इनकम इज आइदर स्पेंट और कंजम्पशन और सेव्ड। या तो इनकम को स्पेंड किया जाता है, कंजम्पशन किया जाता है, या तो सेव किया जाता है, उसके बेसिस पर। नेशनल इनकम इज द एडिशन ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड टोटल सेविंग्स। ये क्या है, एडिशन ऑफ टोटल कंजम्पशन और टोटल सेविंग। टोटल खर्च कितना हुआ, टोटल सेव कितना किया, कंजम्पशन मेथड से हम लोग का नेशनल इनकम निकल गया। इट इज कॉल्ड द एक्सपेंडिचर मेथड ऑल्सो। इसको हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें खर्च किया जा रहा है ना, खर्च हो रहा है और सेविंग हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर मेथड बोल दिया गया। तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस टोटल सेविंग। अगर टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और टोटल सेविंग को ऐड कर देते हैं तो हम लोग को नेशनल इनकम फाइंड हो जाता है, और ये है कंजम्पशन मेथड, ध्यान में रखिएगा। ये तो हो गया सारा का सारा नेशनल इनकम कैसे कैसे फाइंड करना था, जीडीपी, जीएनपी, पीएनडी, क्या क्या नहीं, क्या क्या था, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद नेशनल इनकम कैलकुलेशन इंडिया। अब जब नेशनल इनकम का कैलकुलेशन होता है तो कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसमें घुसता है, कौन कौन सा आता है, वो जानना भी तो जरूरी है। सब कुछ निकाल ले, नेशनल इनकम निकालना सीख गए, जीडीपी हो गया, ये सब सारा चीज़ हो गया। अब ये भी तो जानना है कि इसके साथ कौन कौन आदमी लगा हुआ है, तो कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लगा हुआ है। दैट इज द नंबर 1 सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 1 CSO। गवर्नमेंट एजेंसी है इंडिया का, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। ये कौन सा मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज इन इंडिया। इंडिया में कोई भी टाइप का स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भाई, डेटा तैयार रखना पड़ेगा, नहीं तो डंका बजेगा फिर। इट इन्वॉल्विंग एंड मेंटेनिंग स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स। ये इवॉल्विंग करता है, मतलब कोई भी डेटा अगर मान लीजिए कोई आधा अधूरा है उसको कंप्लीट करने का कोशिश करेगा, मेंटेन करेगा, उसको रखेगा, एंट्री कराएगा, ये सारा, क्योंकि डेटा इंपॉर्टेंट है, डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और स्टैटिकल स्टैंडर्ड, मेंटेनिंग है स्टैटिकल स्टैंडर्ड, ये सब चीज़ ध्यान में रखेगा। हिस्टोरिकली प्लेड अ मेजर रोल इन द नेशनल इनकम एस्टिमेशन। हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है। दैट इज CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कौन है भाई, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO, ध्यान में रखिएगा। सेटअप इन 1950, 1950 में सेटअप किया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर PC मेलानोबिस, है ना। PC मेलानोबिस के रिकमेंडेशन पर बोला गया कि भैया एक ऑर्गेनाइजेशन बना दो NSSO करके, जो सारा काम करेगा ये सब चीज़ का। तो फॉर कंडक्टिंग, क्यों बनाया गया, फॉर कंडक्टिंग लार्ज स्केल सैंपल सर्वे। इसको बोला गया कि देखो तुम्हारा काम क्या है, सर्वे करो और सैंपल इकट्ठा करो, सारा का सारा चीज़ डेटा इकट्ठा करो, टू मीट द डेटा नीड्स फॉर द कंट्री, जो कंट्री को चाहिए होगा नेशनल इनकम फाइंड करने में, GDP, GNP, ये सब कैलकुलेट करने में। फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड द अदर एग्रीगेट्स, ये तो हम बताएं। रेस्पॉन्सिबल फॉर डेटा कलेक्शन थ्रू सर्वेज। इसको क्या चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, तो सर्वे करो, घूमो, इधर उधर जाओ और चुपचाप से डेटा कलेक्ट करो। होता है ना कभी कभी हम लोग देखते हैं घर में कोई सर्वे करने के लिए, आपके घर में कुइयाँ है नहीं है, चपनल है नहीं है, हाँ है नहीं है, कितना बल्ब जलता है, कितना पंखा है, कितना टीवी है, रंगीन टीवी है नहीं है, फ्लैट टीवी है कि LCD है कि ये है वो है, सब कुछ सर्वे होता है। ये सब सारा डेटा का किसका काम था, NSSO का, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO, ठीक है, NSO। अब द गवर्नमेंट हैज़ मर्ज्ड, अब गवर्नमेंट क्या किया ना, मर्ज किया किसको, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSA को और NSSO को, दोनों को। देखो ये वाला CSO और NSO को मर्ज कर दिया और मिला दिया गया NSO। क्या हुआ, CSO इसको और NSSO इसको, ये दोनों को क्या कर दिया, मर्ज करके बना दिया अब क्या, NSO बना दिया और इसको बना दिया किंग ऑफ द स्टैटिक्स, ठीक है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO।
द गवर्नमेंट हैज मर्ज द सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन अंडर, किसके अंडर में, वही मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि मिनिस्ट्री तो वही है स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का, MOSPI, into a single entity on 23rd मई 2019, 23 मई 2019 को कोविड के पहले, ठीक है ना, कोविड के पहले ये चीज़ कर दिया गया था कि चलो भाई अब कुछ नहीं, उतना बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाने का चाट जरूरत नहीं है, ऐसा करो CSA को लाओ बुलाओ और NSSO को बुलाओ और दोनों को मिलाओ और एक गिलास में डालो और घोर दो, घोर के बना दो NSO। और ये कब हुआ घोरने वाला सिस्टम, 23 मई 2019 को। दिस मर्जर क्रिएटेड द NSO विच इज़ नाउ द प्राइमरी बॉडी फॉर द ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, और यही है जो आज के टाइम पर प्राइमरी स्टैटिस्टिक इंडिया में दे पा रहा है, सारा डेटा दे पा रहा है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं NSC। अब इस्टेब्लिश किया गया 1 जून 2005 को, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन 1 जून 2005 को, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रंगाराजन कमेटी 2000। रंगाराजन कमेटी 2000 के बारे में हम लोग किसी स्पेशल वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। रंगाराजन कमेटी था, मतलब रंगाराजन थे और उन्हीं के थ्रू ये रिकमेंडेड किया गया था 2000 में, टू रिड्यूस द प्रॉब्लम फेस बाय स्टैटिकल एजेंसी इन द कंट्री टू इन रिलेशन टू कलेक्शन ऑफ डेटा। ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो भी मतलब जो डेटा कलेक्ट करने में जो प्रॉब्लम फेस हो रहा था ना, उसको रिड्यूस करने के लिए बनाया गया एक नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, क्योंकि कोई ना कोई तो मॉनिटर होना चाहिए ना क्लास में, बस वही था। इट इज़ द एडवाइजरी बॉडी ऑफ स्टैटिस्टिकल मैटर। तो ये काम पड़ गया, इसको काम दे दिया गया कि चलो भाई कोई भी डेटा आता है तो तुम उसको बताओ, उससे काम करवाओ, नहीं तो उसको छोड़ दोगे तो काम ही नहीं करेगा। जैसे बच्चे को छोड़ दो होमवर्क बनाने के लिए, तो नहीं करेगा, 2 घंटा 4 घंटा ऐसे इधर उधर करके ख़त्म कर देगा। आपको लगेगा कि पढ़ा भी है, 4 घंटा छोड़े थे पढ़ रहा था, बट वो कुछ नहीं लिखेगा, एक पेज भी नहीं लिख पाएगा। तो वही चीज़ है, तो ये कमीशन तैयार कर दिया गया और इसके अंदर में सारा का सारा स्टैटिस्टिकल मैटर आ गया, ठीक है। तो फाइनली ये चैप्टर यहाँ पर नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग खत्म हुआ। आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा और हम आपको समझाने में कामयाब हुए होंगे। अगर ऐसा हुआ है, कुछ भी ऐसा कुछ लगा आपको कि हाँ हम आपको समझा पाएँ ये पूरा का पूरा नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऑलरेडी इसके पहले भी इकोनॉमिक्स का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, 2 वीडियो, ठीक है ना। आप वो नहीं देखे तो आप वो भी जाकर देखिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।